मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर और आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम हमने ली है। इस डायग्राम में क्या है, एक हमने मैसलेस रॉड ली है। मैसलेस रॉड का मतलब है जिसका कोई मैस ना हो, उसको मैसलेस कहते हैं। अब मैसलेस में इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मैस कोई है ही नहीं, मतलब कि इतना हल्का है, इतना लाइट है, इसका जो मैस है वो इतना कम है कि ऐसे फील होता है जैसे ये मैस लेस है। ठीक है, इसके साथ हमने क्या कर दिया है, एक मैस अटैच कर दिया है और फिर हमने इसको और एक मैस अटैच कर दिया जिसका मैस m है, स्मॉल m है, और इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, रख दिया। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है और वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हमने इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसका जो मैसलेस रॉड है, इसके स्टार्ट में पिवट पॉइंट जो है, पिवट पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट के गिर्द ये पूरा रॉड जो है ये ऐसे सर्कल के अंदर घूमेगा। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पिवट पॉइंट कहते हैं, जिसके गिर्द ये ऐसे घूमेगा। मतलब सेंटर से ये फिक्स है और उसके इर्द गिर्द जो है एक बैरंग लगा हुआ है। ये छोटा सा सर्कल से नजर आ रहा है जो कि बैरंग है। तो पिवट पॉइंट इसका O है। अब ये इस लाइन के साथ जो है एंगल बना रहे हैं एक। अब जब हम इसको सर्कल में घुमाना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो ये तो मूव नहीं करेगा, ये एक ही जगह पड़ा रहेगा। लिहाजा हम कोई फोर्स F अप्लाई करेंगे जिस वजह से क्या करेगा, ये सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा। अब वो जो फोर्स इसके ऊपर रॉड के ऊपर लगेगी वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगी, मतलब इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी। तो इस तरह से न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक यहाँ पर F इक्वल टू एम ए आ जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम कह देंगे F इक्वल टू एम ए। स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी क्योंकि बुक में, टेक्स्ट बुक के अंदर वो मौजूद है, तो वो आप वहां से कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर समझाना है कि एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जब हम ऐसा करेंगे तो फोर्स क्या करेगी, वो जब बॉडी के ऊपर लगेगी, मैस के ऊपर लगेगी, तो वो इस तरह से मैस बॉडी जो है वो रोटेट होगा, एंगल और खास एंगल बनाएगा। जब वो रोटेट होगा तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, टेंजेंशियल एक्सलेरेशन पैदा होगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सलेरेशन को हम कैसे मेंशन करते हैं, ए टी से। ए का मतलब एक्सलेरेशन और टी फॉर टेंजेंशियल, जो कि आर अल्फा के इक्वल आएगा। अब इसमें आर कहां से आ गया, अल्फा कहां से आ गया, आप जरा देखें। इसके सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ओके, फिर जब भी हम कहीं से इसका एंगल ड्रा करेंगे तो उसका कोई ना कोई एंगल बी बनेगा, तो एंगल जो है अल्फा आएगा। तो इस तरह से टेंजेंशियल एक्सलेरेशन जो है वो आर अल्फा आ जाता है। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हम क्या करें, हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 के अंदर एक्सलेरेशन मौजूद है, तो इस एक्सलेरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो F इक्वल टू एम और अल्फा बन जाएगा। अब ये एक न्यू इक्वेशन बन गई है। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। किसी बॉडी के टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हम कोई स्पिनर ले रहे हैं, स्पिनर मतलब कोई रेंच, चाबी वगैरह है, उसके साथ हम किसी नट को लूज करते हैं या टाइट करते हैं, तो हम उसको जो घुमाते हैं, चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो मूवमेंट आती है। तो इस तरह से उसके अंदर टॉर्क पैदा होता है। अब यहाँ पर हम टॉर्क पैदा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 के दोनों साइडों पे आर अप्लाई कर दो, आर एफ।
आपने टार्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है, टार्क क्या होता है, आर एफ इक्वल टू टार्क होता है, या एफ डी भी कह सकते हैं, एफ एस भी कह सकते हैं, किसी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। तो आर एफ किसके इक्वल आ गया, टार्क के, टार्क किसके इक्वल आ जाएगा जी, एम आर स्क्वायर अल्फा, क्योंकि एम आर अल्फा तो ऑलरेडी आ रहा था, जब हमने आर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी आर आ जाना, तो इसका मतलब है इधर भी आ जाना है। तो इसको टार्क को अगर हम दरमियान में लिखा हुआ है, इसको हम एक साइड पे भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। टार्क ये क्या बन गया, टार्क बन गया। अब जो है इसमें विच इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, ये रोटेशनल एनालॉग बन गया न्यूटन के सेकंड लॉ का। यहाँ पर F क्या है, F को अगर रिप्लेस कर दें आप टार्क के साथ, और अल्फा को रिप्लेस, एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दें अल्फा के साथ, और एम आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दें m के साथ, m को एम आर स्क्वायर के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, तो द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगी, इनर्शिया का एक फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई जो है वो इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के, ये इतना इसका फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी बात करें रिजिड बॉडी की, तो ज्यादातर रिजिड बॉडी जो होते हैं उनका जो शेप जो है ना वो एक यूनिफॉर्म शक्ल में नहीं होती। मसलन के कोई बॉडी यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, इस तरह करके टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे हम एक स्टोन ले लें, स्टोन कहीं से नोकदार है, कहीं से चौड़ा है, कहीं से बारीक है, कहीं से पतला है, तो डिफरेंट जगह से उसका मैस भी डिफरेंट होता है। तो अगर हम उसका एक पिवट पॉइंट ओ लें, एक ये पॉइंट लें, तो यहाँ से यहाँ पर उसका मैस m1 ले लें। अब इस पॉइंट से यहाँ तक जो इसका रेडियस है, डिस्टेंस है, वो r1 निकल आएगा। इसी तरह इसका यहाँ पर जो मैस होगा वो m2 होगा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो r2 होगा। यहाँ पर जो कोई मैस है बॉडी का वो m3 होगा, और इसी तरह इसका जो डिस्टेंस होगा वो r3 होगा। इस तरह चलते चलते कंटिन्यू एक फॉर्म ऐसी आ जाएगी, जब किसी बॉडी का मैस n आ जाएगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा r n। अब n डिस्टेंस का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास मैसेज मौजूद हैं जो m1 से शुरू है और चलते चलते mn तक पहुंच गए। इस तरह से मैसेज अगर इनको हम इस तरह से लिखें m1 m2 m3 कंटिन्यू चलते चलते कहां तक पहुंचा, mn तक, ठीक है। तो एट डिस्टेंसेस, ये किस पर पड़े हुए हैं, एट डिस्टेंसेस r1 r2 r3 rn, मतलब कि ये तमाम मैसेज जो है m1 r1 डिस्टेंस पर पड़ा है, m2 जो है वो r2 डिस्टेंस पर पड़ा है। किस पॉइंट से, पिवट पॉइंट O से जो है ये सारे किस तरह पोजीशन पर पड़े हैं। अगर हम इनके अंदर जो है टार्क निकालना चाहते हैं, टार्क 1 निकालना चाहते हैं, तो टार्क 1 क्या होगा, वो आएगा जी m1 r1 का स्क्वायर अल्फा 1 है। इसी तरह टार्क 2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा 2। इसी तरह टार्क 3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, m3 r3 का स्क्वायर अल्फा 3। तो इसी तरह सो हम चलते 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 हम एक पॉइंट कहाँ पर पहुंच जाते हैं, टार्क n पर पहुंच जाते हैं, लास्ट टार्क है, वहां पर mn होगा, rn का जो है वो पावर भी इसमें r स्क्वायर आएगी और अल्फा भी n फॉर्म में होगा। तो ये हमारा जो है इसका nth टर्म आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इनका टोटल टार्क निकालना चाहते हैं
हम स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, इनका टोटल टार्क निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इनका टोटल टार्क निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, टोटल टार्क के साथ आप टोटल लिख दें। टोटल लिख के आप क्या लिख दें, इसमें तमाम वैल्यूज लिख दें, m1 r1 का स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कंटिन्यू प्लस सो ऑन प्लस mn और n का स्क्वायर अल्फा n। अब क्योंकि आप जानते हैं इन सब के अंदर जो है अल्फा आ रहा है, तो अल्फा सब में आ रहा है, सेम वैल्यू है। तो अगर हम इनको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर टोटल लिखना चाहते हैं, हम लिखेंगे समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। i इक्वल टू 1 से लेकर n तक आ गया। m i r i का स्क्वायर सब में से अल्फा कॉमन है, मतलब वो कह रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबको आप एक जैसा रख लें तो वो सारा अल्फा ही आ जाएंगे, सबके साथ इधर भी अल्फा होगा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, तो अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं। और m के साथ i लगा दिया है, r के साथ i लगा दिया है। i क्या है, i यहाँ पर वो कह रहा है समेशन होता है, सम इन सबको जमा करके आपने लिखना है। तो i इक्वल 1 से n का मतलब ये है कि i 1 से लेकर n टर्म तक कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम जो है i कह सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है i जो है वो mr स्क्वायर के इक्वल आती है। तो यहाँ पर क्योंकि समेशन i इक्वल 1 से n m i r i का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी जगह पे i पुट कर देंगे। जब हम इसकी जगह पे i पुट करेंगे तो टार्क जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टार्क इक्वल टू i अल्फा होता है अगर हम वैल्यूज पुट करें, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि जहां पर ये टार्क जो है i अल्फा आ गया, क्योंकि सारे की जगह पे हम i पुट कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था i इक्वल टू mr का स्क्वायर है, तो टोटल में भी वही चीज आ जाएगी। अब इस सारे के अंदर जो इतना हिस्सा है, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है ये किसके इक्वल है, ये i के इक्वल है, ये वाला हिस्सा i के इक्वल है। तो ये है स्टूडेंट हमारा आज का सॉल्यूशन, जो कि हमें उसने टॉपिक दिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, तो हमने लिया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।